अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही एक दो और सिचुएशन पे बात करते हैं। जैसे एक केस लो, इधर कोई लिक्विड है, वाटर भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये ऊपर का सरफेस के ऊपर ये एयर है। इस लिक्विड के अंदर कोई एक लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, जिससे लाइट निकल रही है, और ये जब मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, वो तो लाइट सीधे निकलेगी, जिसका 0 से बड़ा होगा तो लाइट फिर डेविएट भी करेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के बाद से, इस एंगल के बाद लाइट का उधर निकलना बंद हो जाएगा। इससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, TIR लाइट कर जाएगी। ये चारों तरफ होगा, इस तरफ भी, तो ऐसे में कोई सरफेस के ऊपर देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही लाइट बाहर निकल रहा, उसके बाद लाइट इधर से नहीं आ रहा। और वो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो वो एरिया एक सिमेट्रिकल सर्कुलर एरिया होगा, जिसका ये सेंटर होगा, बोल सकते हो। इस तरीके से इसी एरिया से लाइट बाहर निकलेगा। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। सोर्स किसी D डेप्थ पे नीचे है, D डेप्थ पे, तो क्वेश्चन को मेंशन कर देते हैं। A point source S is placed at distance D below the liquid surface। इस लिक्विड सरफेस से D डिस्टेंस नीचे रखा गया है। As shown, find out area of illuminated circle at the liquid surface। लिक्विड सरफेस पर
ये जो इल्यूमिनेटेड एरिया होगा वो हमें जानना है। सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कह सकते हो सी। इस क्रिटिकल एंगल से आगे अगर लाइट रे जाती है तो वो TIR कर जाएगी, वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही निकल सकता है। अगर ये एंगल C है तो इस एंगल को भी, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन से ये एंगल भी C होगा, पूरा ये एंगल। तो इस डिस्क का हमें एरिया चाहिए, तो ये रेडियस निकाल लें। तो चल लेंगे इन डायग्राम। ये जो इल्यूमिनेटेड सर्कल है उससे D डिस्टेंस नीचे ये सोर्स है, और ये एंगल C है, क्रिटिकल एंगल। इस R को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे C हमें पता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, C निकाला जा सकता है। तो C के लिए करेंगे क्या कि साइन C जो यहाँ होगा वो होगा 1/μ। एंड tan C अगर ले लो तो ये R/D होगा। हमें बेसिकली ये R चाहिए D tan C। और साइन C अगर 1/μ है तो tan C तक पहुंचने के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ऊपर होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस tan में तो यहाँ बेस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर h स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो साइन C हमें पता है उसे tan C निकाल के रख दी। अब ये R हमें मिल गया, R आ जाने के बाद कैलकुलेट कर दो एरिया। देयरफॉर area A is pi r square, which is pi times d square divided by mu square minus 1। इसे आंसर कह सकते हो। नेक्स्ट अब एक टर्म समझते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का। जैसे ऑप्टिकल फाइबर ले लो या डायमंड ले लो या फिर कुछ और घटनाएं हैं मिराज का, इन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इवन रेनबो को भी
तो ये सारे एग्जाम्पल जो है रेनबो, ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड या फिर मिराज या मतलब जहां कहीं भी इस तरीके की बातें हैं, अचानक से लाइट बढ़ने वाला, उनमें देखोगे कि हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग बात ऑप्टिकल फाइबर की कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर है क्या? तो प्रैक्टिकली इस ऑप्टिकल फाइबर के कई यूजेज हैं। जैसे मेजर यूज इसका कम्युनिकेशन सिस्टम में है, मतलब सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का केबल बिछाया जाता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पे। समझते हैं इसमें होता क्या है। तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर लिया गया, इसका ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर बनाते समय ही ये किया क्या जाता है कि इसमें अंदर का जो सेक्शन है उसको बाहर भी एक लेयर से कवर करके रखते हैं। ये अंदर हॉलो नहीं है, अंदर भी मटेरियल है, बाहर भी है, लेकिन इन दोनों का ये अंदर के पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोर, और इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे कहा जाता है क्लैडिंग, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। μ2 को छोटा रखा जाता है, μ1 को बड़ा, ताकि लाइट रे इधर से बाहर निकलते समय TIR कर जाए। और बाहर का मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है या कोई और लिक्विड भी हो सकता है, μ0 मान लो। ये सराउंडिंग है, मान लीजिए सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है। जैसे कई बार इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है एंडोस्कोपी में, डॉक्टर मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते भी पेट के अंदर ऑप्टिकल फाइबर को भेज देता है। तो पेट में अगर कुछ लिक्विड है तो कह सकते हो ऑप्टिकल फाइबर के चारों तरफ सराउंडिंग में भी कोई मीडियम है। तो इस बार अब है क्या कि इधर से यहां से लाइट रे एंटर करा इस सरफेस पे, ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो आई, और इस मीडियम में जाने के बाद जब ये लाइट रे इस सरफेस से उधर जाने की कोशिश करता है तो कोर के कंपेयर में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से एडजस्ट किया रहता है कि यहां पर अब ये लाइट TIR कर जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर आगे हर पॉइंट पे यहां पे फिर से ये लाइट रे TIR कर जाए। तो इस तरीके से ये सिग्नल जो है, ये जो लाइट रे है, ये मल्टीपल TIR करते हुए आगे बढ़ता है। तो ऐसे में सिग्नल लॉस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है,
क्योंकि TIR का मतलब 100% रिफ्लेक्शन, तो कई सारे रिफ्लेक्शन करते हुए ये लाइट आगे जा रही है। तो हमें अब इस ऑप्टिकल फाइबर में इस कंडीशन को ढूंढना है, इस आई के कंडीशन को, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को मान लो 0 रख दिए, तब तो ये लाइट रे इसी में जाएगी ही जाएगी आगे। लेकिन आई को जैसे जैसे बड़ा करेंगे, तो आई के बड़ा होने से ये जो एंगल है यहाँ का, ये मान लो एंगल अल्फा, तो आई के बड़ा होने से ये अल्फा भी बड़ा होगा, और अल्फा के बड़ा होने से ये जो एंगल है, अगर ये तो फिक्स्ड है 90 डिग्री, ये एंगल बड़ा होगा तो ये एंगल छोटा होने लगेगा। जबकि ये एंगल बीटा पे कंडीशन ये है कि अगर हमें TIR कराना है तो इस बीटा को क्रिटिकल एंगल C से बड़ा होना चाहिए, तभी इस सरफेस पर ये क्रिटिकल TIR करके निकलेगा। तो इसीलिए अगर इस B पर लिमिटेशन है कि B को C से छोटा ही रखना है, तो इस अल्फा पे कंडीशन आएगा कि B को अगर C से छोटा रखना है, सॉरी बीटा को C से बड़ा रखना है ताकि TIR करे, तो बीटा को अगर C से बड़ा करना है तो अल्फा को 90 डिग्री माइनस C से छोटा होना पड़ेगा। समझो इस बात को। So in diagram, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल ऐड होकर के 90 होने चाहिए, हमेशा होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 है। तो आगे बीटा π/2 माइनस अल्फा, या फिर इसे ठीक है ऐसे रख दो। अब अगर हमें TIR कराना है तो इन पॉइंट्स नाम दे दो, इस पॉइंट को P दे दो, इस पॉइंट को Q दे दो। नाउ condition to take place TIR at Q पे अगर TIR करना है तो बीटा शुड बी ग्रेटर देन C, ये बीटा C से बड़ा होना चाहिए। बीटा C से बड़ा मतलब π/2 माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन C। इस तरीके से कह सकते हो यहाँ पे अल्फा, दिस अल्फा should be less than π/2 माइनस C। इस अल्फा पे कंडीशन आ गया π/2 माइनस C का। हमें अल्टीमेटली पहुंचना है इस I पे। इस I से ही डिफाइन होता है इस ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर। इस एंगल को कितना बड़ा से बड़ा रख सकते हैं, क्या कह सकते हो कि किस एंगल से इसको छोटा रखना चाहिए आई को TIR करने के लिए। सो नाउ स्नेल्स लॉ एट P, इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बाहर है म्यू नॉट साइन आई, इधर है μ1 साइन अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन आई की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। साइन आई
ये आया म्यू नॉट बाई म्यू वन बाई म्यू नॉट साइन अल्फा, है ना। अब इस अल्फा को पाई बाई 2 माइनस सी से छोटा रखना है। तो अगर इसे यूज कर दो यूजिंग 2, तो अल्फा की वैल्यू अगर इस एंगल से छोटी है, इस एंगल को अगर यहां रख देंगे तो इसे लिख सकते हो दिस साइन आई should be smaller than, should be less than this sin pi by 2 minus c। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है सिंपल, कि इस अल्फा की वैल्यू साइन में देखो, साइन में एंगल जितना छोटा होता है उतना ही साइन की वैल्यू छोटी होते जाती है। तो इस अल्फा एंगल को इस एंगल से छोटा रखना है, तो इस एंगल से छोटा रखेंगे तो साइन आई की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी ही आएगी, और उसे साइन 90 माइनस सी को कॉस सी बोल सकते हो। तो आगे दिस साइन आई शुड बी लेस देन म्यू वन बाई म्यू नॉट कॉस सी। अब देखो यहां पे कॉस सी की वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। जैसे नाउ म्यू वन साइन सी, यहां के लिए हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं। ये बीटा को सी तक ले जा सकते हैं, सी से बड़ा रखना है। सी निकालने के लिए ऐसे है, और सी को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वैसे म्यू वन साइन सी इक्वल्स टू बाहर म्यू टू साइन 90, यहां से साइन सी मिला म्यू टू बाई म्यू वन, और साइन सी मिला तो देयरफॉर कॉस सी को क्या लिख सकते हो, कॉस सी होता है यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो यही रहेगा। ऊपर में बेस के लिए म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, 4 को 3 में यूज कर दे रहे हैं यूजिंग 4 इन 3। तो क्या मिल गया, साइन आई शुड बी लेस देन म्यू वन बाई म्यू नॉट, कॉस की जो वैल्यू है म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू वन कैंसिल हुआ, ये मिल गया साइन आई शुड बी लेस देन, ऊपर रहेगा अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये अब ऑप्टिकल फाइबर के लिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर गिवन ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कंडीशन इस गिवन ऑप्टिकल फाइबर पे इस एंगल आई पे आया, और इस आई के लिए कंडीशन वही है कि एंगल साइन आई जो होना चाहिए इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये रिजल्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर पे है कि किस एंगल तक इसमें टी आई आर होगा, इस आई की वैल्यू पर कंडीशन निकालना हो, तो वो कंडीशन यही है। ठीक है,
TIR की बात को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन में ही स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। अभी तक जितने भी रिफ्रैक्शन के केसेस हम लोगों ने देखे उसमें लाइट रे का रिफ्रैक्शन किसी प्लेन सरफेस पे था, वो सरफेस फ्लैट सरफेस पे। लेकिन यही घटना अगर किसी कर्व सरफेस पे देखनी है या स्फेरिकल सरफेस पे, तो उसे हम लोग अब स्टडी करते हैं। रिफ्रैक्शन एट spherical surface। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये समझ लो कि कहीं ना कहीं हम लोग लेंस की जो स्टडी करने जा रहे हैं उससे पहले का ये पार्ट है, क्योंकि लेंस कोई भी ले लो तो उसका सरफेस जो होता है वो कर्व शेप का होगा। तो एक स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है? सपोज ये एक स्फेरिकल सरफेस लीजिए, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे है और ये पार्ट इसका पोल कहलाएगा। और इस सरफेस के इस तरफ मीडियम अलग है और इस तरफ मीडियम अलग है। इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लो, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका कर्वेचर रेडियस स्फेरिकल सरफेस का r है। तो इसे कह सकते हो स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। दो अलग अलग सरफेसेस, दो अलग अलग मीडियम को ये स्फेरिकल सरफेस सेपरेट करता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r ले सकते हैं, इस पॉइंट को सपोज P ले लो, और इसका कर्वेचर रेडियस r है, PC जो डिस्टेंस है। अब हमें देखना है कि अगर इस सरफेस के आगे कोई ऑब्जेक्ट है O, तो इससे चलने वाली रे हो सकता है इस सरफेस पे जाकर बेंड करें, तो वो इमेज कहीं और बनाएंगे। तो हमने कंसीडर किया इमेज बनाने के लिए एक रे तो मान लो O से जो सीधे जाएगी यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर गिरेगी, वो रे तो इसी लाइन पे सीधे चलेगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, दो लाइट रे। एक रे जो O से सीधे चलेगी P पे गिरेगी, वो तो सीधे चलती जाएगी। एक दूसरा लाइट रे जो यहाँ इंसिडेंट हुआ, उसके रिफ्रैक्शन की बात करनी है, तो स्फेरिकल सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, आई से डिनोट किए। अब अगर ये μ2 बड़ा है, यहाँ हमने मान लिया कि μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये लाइट रे सीधे नहीं जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो बेंड होने के बाद ये लाइट रे कहीं यहाँ पे कट करती है।
एक लाइट रे तो सीधे मान लो ऑब्जेक्ट से चला, वो यहाँ इंसिडेंट होगा तो 0 एंगल पे इंसिडेंट होगा, सीधे चलेगा यहाँ से। और दूसरा लाइट रे उधर से आ रहा है, दोनों मिलकर यहाँ पे इमेज बना देंगे, है ना। तो अब दोनों रेज जो कट रही हैं उससे इमेज यहाँ बन गया। तो अगेन सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो इस केस में भी हम लोग मेजर करेंगे इस पोल से, P से। तो P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसे डिनोट कर देते हैं U से, और ये जो R है इसको ऐसे लिख दो, ये P से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस R, और यहीं से उस इमेज का डिस्टेंस V से डिनोट कर। बाकी साइन कन्वेंशन यहाँ भी वैसे ही लेते हैं, सारा डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अगर अपोजिट है तो निगेटिव, उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे U निगेटिव होगा लेकिन R और V पॉजिटिव होंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए मान लो। तो फाइनली हमें अगेन यहाँ पर फॉर्मूला एक चाहिए जिससे अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है तो इमेज का डिस्टेंस निकाल सके। इस U और V में रिलेशन की बात करनी है हमें यहाँ पे। देखो क्या करेंगे, तो इन एंगल्स को एज्यूम कर लिया जाए, ये एंगल अल्फा ले लो, इस एंगल को बीटा और इस एंगल को गामा, अल्फा बीटा और गामा। चलते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम में अगेन देखिए, जैसे ये अगर एक ट्रायंगल ले लो, यहाँ एन को इस पॉइंट पे दिखा दो, तो एक ट्रायंगल ओ एन सी की बात करेंगे और दूसरा ट्रायंगल ओ एन आई की बात करेंगे, नहीं दूसरा ट्रायंगल सी एन आई की बात करेंगे। किस लिए? क्योंकि अच्छा एक और, ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ट्रायंगल ओ एन सी में देखोगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा आई के बराबर होंगे, और ट्रायंगल सी एन आई में चलोगे तो इंटीरियर आर प्लस गामा ये बीटा के बराबर होगा। ठीक है, सो इन डायग्राम फ्रॉम ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ एन सी एंड दूसरा ट्रायंगल एक ले लो सी एन आई। ओ एन सी वाले में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आई आया, और दूसरा सी एन आई में आर प्लस गामा को बीटा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि आर को निकाल लें, आई निकल चुका है, बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन 1 ले लो, एक इसे 2 ले लो। ये आई और आर हम लोगों ने निकाल लिया, और इसलिए क्योंकि इस पॉइंट एन पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, मीडियम चेंज हो रहा, तो चल लेते हैं नाउ स्नेल्स लॉ एट एन। तो इधर का है μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अब ऑप्टिक्स में हम लोग शुरुआत से ही ये
एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा लेके चल रहे हैं, पैरेक्सियल रेज से ही इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर स्मॉल आई एंड आर, इसी इक्वेशन को लिख सकते हो μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन थीटा छोटा होने पर, थीटा छोटा होने पे साइन थीटा थीटा, साइन आई को आई बोल दो। तो अब यूज करेंगे यूजिंग 1 एंड 2 इन 3, थर्ड इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। तो μ1 आई के बदले क्या है, आई के बदले है अल्फा प्लस बीटा, और μ2 आर क्या है, तो आर है बीटा माइनस गामा। बीटा वाले पार्ट को एक साइड कर सकते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बीटा, कॉमन ले लिया बीटा, है ना। अब देखो ये अल्फा बीटा गामा सारे स्मॉल है क्योंकि आई आर भी स्मॉल है। तो ये स्मॉल होने पर आर्क बाई रेडियस जैसा ले सकते हो, मतलब इस एंगल अल्फा को एनपी बाई पीओ लिख सकते हो। उसी तरीके से बीटा को एनपी बाई पीसी और गामा को एनपी बाई पीआई। ये छोटा एंगल के लिए आर्क बाई रेडियस वाला टर्म यूज किया जा रहा। तो ये काफी, आई छोटा मतलब कि ये एन पॉइंट जो है वो काफी नजदीक है। काफी नजदीक होने पर ये जो सेक्शन है दिस आर्क बाई रेडियस अल्फा देगा। तो नेक्स्ट μ1 टाइम्स अल्फा को लिखा जा सकता है एनपी बाई पीओ, गामा को एनपी बाई पीआई और μ2 माइनस μ1 बीटा को एनपी बाई पीसी। अब देखो ये एनपी कैंसिल हुआ थ्रू आउट, तो ये μ1 बाई पीओ प्लस μ2 बाई पीआई इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। अब इनकी वैल्यूज अगर रखेंगे तो इनकी वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के साथ रखिए, मतलब पीओ जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस यू, तो ये μ1 बाई माइनस यू। पी आई जो है, अब ये दोनों पी आई और पी सी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो इनको प्लस रखेंगे, प्लस वी, और पी सी है आर। ऑल टुगेदर इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये अब स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला है ना। और इन फॉर्मूलों में अगेन जब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो दिया है 50 सेंटीमीटर पे है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो वो सबको साइन के साथ ही रखना है इनको। और इन फॉर्मूले का कह सकते हो कि यूज करते समय इसको काफी केयरफुल रहना है, क्योंकि अब तीन तीन क्वांटिटी इनके साइन, ये μ1 μ2 के लिए भी ये ध्यान रखना है कि जिस मीडियम से रे आ रही है उस मीडियम
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और जिस मीडियम में रेज जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो यहाँ पे ये केयरफुल रहना है, यार म्यू1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मीडियम है, एंड म्यू2 is refractive index of the medium of refracted ray। रिफ्रैक्शन है तो किसी एक मीडियम से रे आएगी और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगी। तो ऐसे में ये क्लियरली कह सकते हो कि जब भी हमें यहाँ पर म्यू1 पुट करना है तो इंसिडेंट रे वाला और म्यू2 पुट करना है तो रिफ्रैक्टेड रे वाला, ये लेके चलेंगे।